राणा साहब ये देखें, तबके को आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 50% सार्फिन बिल देने के आदि, 50% सार्फिन के जिम्मे 30 अरब रुपए से ज्यादा के वाजिबात, कंपनी माली मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान और जापान में देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान जापान से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों मुल्क मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि माशी इस्लाहत तभी मुमकिन है जब मुल्क में एक ताकतवर सियासी हुकूमत होगी, वो हुकूमत जिसे वाज़े अक्सरियत हासिल हो और बेसाखियों का सहारा ना हो। वहां पे जाके सदर बाइडन से मिले, वहां पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान को जब से 3 अरब डॉलर की भीख IMF ने देने का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान में जम करके भंगड़े डाले जा रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि IMF की डील के बाद पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। के अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर IT एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पे हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब हमने अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी ये है कि जनाब हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी ये है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर, एक वीडियो वाला रखना है कि जनाब मैं जिससे मिलूं मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है। ये हमारे पास है। लेकिन उन अफराद ने खुदकुशियां कर ली हैं। किसी ने अपना गला काटा, किसी ने फांसी का फंदा गले पे लगा लिया, 4 बच्चे घर में बैठे हुए हैं। तो यही मुआशी मंजरनामा रहा। तो उनको दाल की फिक्र क्या कि दाल की कीमत बढ़ जाए, उनके लिए तो अभी बस से बाहर है। उनके लिए वो 150 की 1500 हो जाए। जो 150 में नहीं खरीद पा रहे तो 1500 की क्या सोचेंगे? आप दुरुस्त कह रहे हैं। फिर खुदकुशियां होंगी या फिर क्राइम रेट बढ़ेगा, लोग छीनेंगे, लोग कहेंगे ये गाड़ी पे जा रहा है, इसके पास गाड़ी है, ये अच्छा खाना खा रहा है होटल में बैठ के, इसके पास पैसे हैं। फिर लोग कहेंगे इससे पहले कि मेरा बच्चा भूख से मरे मैं इससे छीन लूं। फिर इस तरफ लोग जाएंगे, या सर बिल्कुल इस तरफ जाएंगे। आप देखें इस ईद पे क्या हुआ। आप किसी दुकानदार से पूछ रहे हैं, वो कहेंगे यार कपड़े वाले से पूछ ले, कपड़े नहीं बिके। आप दूसरे दुकानदार से पूछ रहे, वो कहेंगे कारोबार ना होने के बराबर है। उसकी वजह क्या है? इस हुकूमत की गलत पॉलिसियां, इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां, इस हुकूमत का सिर्फ सियासत में इन रहना और अवाम में इन नहीं रहना, अवाम के मसाइल को ना समझना। मुझे एक बात है, आपने कहा गाय में हिस्सा डालते थे। मैंने खुदा पाक की कसम, ऐसा कसम खा के कह रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मैंने गोश्त मांगते देखा, जिनके मुताबिक मैं सोच नहीं सकता था कि ये कभी कुर्बानी नहीं करेंगे। ये आलम हो चुका है। सफेद पोश थे, मजबूर हुए गोश्त मांगने पर, लोगों के घरों में जाकर खुद दस्तक दे के गोश्त मांगते रहे, कहते रहे यार हमें दो। ना वो फकीर हैं ना वो मांगने वाले हैं, सफेद पोश है। क्योंकि उनके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, उनके बच्चे घर में प्यासे बैठे हैं। उनके बच्चों का दिल भी करता है कि ईद के मौके पर तो हम गोश्त खा लें। जिनके घरों में 2-2, 3-3 बकरे कुर्बान होते थे, वहां पर एक मुर्गी कुर्बान नहीं हो सकी। हालात ये हो चुके हैं। कारोबार आपका खत्म हो गया, कारोबार बिल्कुल नहीं है। महंगाई इंतहाई दर्जे लगी है। आप दाल की बात कर रहे हैं, मुझे कोई एक दाल बता दे जो 100 रुपए केजी हो, जो 150 रुपए केजी हो, जो 200 रुपए केजी हो। किसी एक दाल का नाम लेके दे दे। ईद से एक दिन कबल 1000 रुपए किलो क्या था? 1000 रुपए किलो मैंने लहसुन दिया, 1000 रुपया किलो जो था वो अदरक था। उसके बाद टमाटर 800 रुपए किलो थे। यहां तक कि एक दिन पहले वो 30 रुपए किलो में बिकते थे, 40 रुपए किलो में बिकते थे। नींबू 1000 रुपए किलो केजी में चला गया। कौन सा कानून है? कहां पे लोग बैठे हैं? किसी ने उनको पकड़ा? किसी ने कहा कि ये रेट लिस्ट है, आप इस रेट लिस्ट के मुताबिक बेचें? किसी ने जाके कपड़े खरीदे, घर बिजली का बिल अदा करे, बच्चों की फीसें अदा करे? क्या करे यार सर? ये तो आलम हो चुका है।
और इस हुकूमत को आप देख लें, ईद के रोज वहां पे एक बड़ा खूबसूरत ईद वाले दिन दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशी मनाई जा रही है। मैंने बहुत से हुकूमती वुज़रा के बयान देखे हैं, उनके ट्वीट देखे हैं कि हमने बचा लिया। नहीं, आपने बचाया नहीं। बचता तो तब हम कहते हैं कि हम IMF के पास नहीं गए, बचते तो तब हम जब कहते हैं कि जनाब हमने अपना गर्दन काट कर, अपना पेट काट कर ये पैसे अदा कर दिए हैं, हम जिएंगे। मुझे बताएं, कई मुल्क ऐसे हैं जिनका आप हवाला दे सकते हैं जहां पर जो IMF के पास नहीं गए, लेकिन आज भी वहां पर खुशहाली है। क्यों? कि वहां के हुक्मरान, वहां के सियासतदान, मैं सिर्फ हुक्मरान नहीं कहूंगा, लेकिन राणा साहब सियासतदान भी हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये साथ रहती है। यहां पे कुछ और है कि 22 बार हम IMF के पास गए हैं, यानी 22 बार IMF के पास जाने का मकसद ये है कि 22 बार हमने दरवाजा खटखटाया है, 22 बार IMF ने यह बताया है कि आपने किस तरीके से इस कर्ज से छुटकारा हासिल करना है। यानी हर प्रोग्राम में यही बताया गया कि ये अगर आप इस पे अमल दरामद करें तो आपको अगला प्रोग्राम नहीं लेना पड़ेगा। 22 बार नाकामी होने के बाद किस मुंह से हम 23वीं बार फिर वही जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि किस तरीके से हमने इसमें से निकलना। भाई हम तो अभी 123वीं बार जाएंगे, उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से हमें मांगने की आदत है, उसी मुंह से हम जाएंगे जिस मुंह से हमने पाकिस्तान के बाहर अपने कारोबार सेट कर रखे हैं, उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से हमें पता है कि हमने करप्शन भी करनी है, बदअनवानी भी करनी है, हमने पैसा भी कमाना है और उसके बाद अवाम की गर्दन काटनी है, अवाम का पेट काटना है और IMF से कर्ज लेकर एक वक्त के अपना सीधी सी खुशी मनानी है, अवाम को बेवकूफ बनाना है। हम जाएंगे, हम इसलिए जाएंगे कि हमें आदत पड़ गई है, हम इसलिए जाएंगे कि हम अपने अमल की नफी करना नहीं चाहते, हम अपने आप को दुरुस्त करना नहीं चाहते, हम खुद अपनी कुर्बानी देना नहीं चाहते, इसलिए हम जाएंगे। या माशी इस्लाहत के लिए कभी यह कहा जाता है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे और मुश्किल मासी फैसलों पर इत्तेफाक करें, तो कभी यह कहा जाता है कि तमाम सियासी जमातें, अस्करी क़यादत और अदलिया भी मीसाके मईशत में शामिल हो जाएं। तो कभी हर कुछ अरसे बाद टेक्नोक्रेट हुकूमत की ख्वाहिश जागती है, जबकि हकीकत यह है कि माशी इस्लाहत के लिए सबकी रजामंदी या मीसाके मईशत का इंतजार करने के बजाय पॉलिटिकल विल के साथ अपनी माशी फलसफे पर मुकम्मल अमल दरामद से ही तब्दीली लाई जा सकती है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में तफसील से जिक्र किया है कि आज से 32 साल पहले भारत में एक कमजोर सियासी हुकूमत ने वो कुछ करके दिखाया जो इससे पहले ताकतवर हुकूमतें भी नहीं कर सकी। आज से 32 साल पहले भारत को पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा और गंभीर माशी चैलेंजेस का सामना था, मगर भारत में इन माशी मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने और माशी इस्लाहत के लिए ना चार्टर ऑफ इकॉनमी की जरूरत पड़ी, ना ही वहाँ तवील अरसे के लिए कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की ख्वाहिश पैदा हुई, बल्कि एक कमजोर इत्तेहादी हुकूमत ने सिर्फ पॉलिटिकल विल दिखाकर भारत को दिवालिया होने से बचाकर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने की बुनियाद डाली। आपको फिर बताते हैं कि भारत को 1991 में किस किस्म की मुश्किलात का सामना था और भारत ने कैसे इन चैलेंजेस से निपटने का फैसला किया। अहम बात यह कि सोवियत यूनियन के खात्मे से पहले भारत भी सोशलिज्म के रोमांस में मुब्तला था। कारोबारी मामलात पर सरकारी कंट्रोल इस कदर ज्यादा था कि भारत को लाइसेंस परमिट राज कहा जाता था। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए भारत की मईशत के दरवाजे बंद थे। माशी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा समझा जाता था। मुल्क में कौन सी फैक्ट्री कब लगेगी, किस फैक्ट्री की कितनी पैदावार होनी है और किसे फैक्ट्री लगाने की इजाजत होगी, ये सारे फैसले सरकार करती थी और भारत को ये कंट्रोल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी और आखिर में इराक को जंग के नतीजे में तेल की बढ़ती कीमतें दिवालिये के नहज पर ले आई थी। कोई मुल्क भारत को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। अक्टूबर 1990 में मूडीज और S&P ने भारत की रेटिंग को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। मुल्क में सिर्फ एक हफ्ते का तेल खरीदने की सख्त बाकी रही और सिर्फ $1 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर ने भारतीय हुकूमत को खुफिया तौर पर रियासती सोना बेचने पर भी मजबूर कर दिया था। ऐसे में उस वक्त के भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव और वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने 1991 के वस्त में वो स्टैंड लिया और ऐसी माशी इस्लाहत का आगाज किया जो उस वक्त भारतीय सियासत में नामुमकिन समझे जाते थे। भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव ने 4 जुलाई 1991 को अपनी तकरीर में भारत को अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाने का नारा लगाया और ये वाजे किया कि भारत इमदाद नहीं तिजारत चाहता है, क्योंकि हवाले से कर्ज की अपील करने के बजाय माशी इस्लाहत का फैसला किया। नरसिम्हा राव की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही भारतीय रुपए की कदर 20 से 25% कम करने का मुश्किल और गैर मकबूल तरीन फैसला किया। मनमोहन सिंह के वजीर खजाना बनने से पहले तमाम इंपोर्ट्स पर सख्त हुकूमती कंट्रोल था।
मगर नई हुकूमत ने फौरी तौर पे इंपोर्ट पर तकरीबन 355% तक का टैरिफ खत्म किया और सिर्फ 71 अशिया पर कंट्रोल को छोड़कर बाकी तमाम अशिया की इंपोर्ट्स की इजाज़त दी। और अहम बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उस वक्त भारत में सियासी सूरत-ए-हाल कोई मिसाली थी या नरसिम्हा राव की हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं था, बल्कि वहां उस वक्त सियासत का पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल से ज्यादा बुरा हाल था। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका से $1 ट्रिलियन की डील कर डाली, जबकि पाकिस्तान $3 अरब के लिए यही जश्न मना रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि भीख मिलने पर भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर कोई मिनिस्टर जश्न मनाता है। पाकिस्तान को कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा लूज हो चुकी है कि कोई भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को छोटी सी भी खुशी मिल जाए उस पर ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन IMF का कर्जा पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी शर्तों पर है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार जब IMF की हर एक शर्त पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देगी तो उसके बाद पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 51% के पार भी जा सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तानी कुछ समझदार पाकिस्तानी IMF की डील से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई का एक बड़ा तूफान पाकिस्तान के सर पर आने वाला है। पाकिस्तानी सरकार ने जैसे तैसे करके IMF से स्टैंड बाय प्रोग्राम तो कर लिया, लेकिन इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे।